अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीक हमने जिस टॉपिक के हवाले से बात की थी वो था फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हमने देखा था कि फ्लो चार्ट के अंदर किन किन सैंपल्स को हम यूज करते हुए कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज हमने देखी थी कि हमारे एल्गोरिदम में और हमारे फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है। आज के लेक्चर के अंदर जो चीज हम देखेंगे, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोग्रामिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज के लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ डाइव हो रहे हैं। हम बेसिक चीजें कवर करते हुए ना हम अपनी कॉम्प्लेक्स चीजों की जानिब बढ़ रहे हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम थोड़े से डीप कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम के ऊपर बात करेंगे कि वैसे तो बेशुमार राइल्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट राइल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं वो हम इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। चलें अब हम अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं और अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जी, हम अपनी स्लाइड की जानिब आ गए हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो है प्रोग्रामिंग पैराडाइम के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, कि हमारे पास कितने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। हमने ये देखा था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग जो की जाती है ना वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए की जाती है। अब हमने कंप्यूटर से बात करनी है। जैसे मैं इस टाइम आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज क्या है, उर्दू है। अगर आप उर्दू को अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो आप मेरी जो सिंपलेक्स कम्युनिकेशन है कि मैं वन वे जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ आप उसको सुन सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी कम्युनिकेशन में गैप आ जाए, हमारी कम्युनिकेशन डिफरेंट हो एक दूसरे से, तो हम एक दूसरे तक अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल उसी तरह जब आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करते हो या कंप्यूटर को बताते हो कि उसने क्या काम करना है, तो आप उसको उसकी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। हमारे पास ना दो टाइप की लैंग्वेजेस थी। फर्स्ट वन इज लो लेवल लैंग्वेज एंड द सेकंड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज थी ना उसमें एब्स्ट्रैक्ट लेवल बड़ा कम था, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी हम कह सकते हैं बड़ी कम थी। अब एब्स्ट्रैक्शन या कॉम्प्लेक्सिटी को मैं ऐसे एग्जांपल में बयान करता हूँ। जब आप किसी बेकरी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर लगा हुआ होता है, जो बिलर होता है वो उसकी बिलिंग कर रहा होता है, और आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं वो आपको एक प्रिंटेड फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट निकाल के देता है जिसके जरिए आपको उसके अंदर सारी बिलिंग डिटेल होती है। अब जो पर्सन होता है जो बिलिंग कर रहा होता है उसके सामने जो इंटरफेस आता है वो जस्ट उस इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। अब उसको ये आइडिया नहीं होता कि इसके बैकएंड के ऊपर कोडिंग क्या है, किस लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। तो ये जो सब चीज़ें होती है ना ये कहलाती हैं एब्स्ट्रैक्शन या कॉम्प्लेक्सिटी। अब कॉम्प्लेक्सिटी जो आपने उसके अंदर किया होता है या किसी प्रोग्रामर या डेवलपर ने उसके अंदर कोडिंग की होती है, आप उस यूजर से जो कि उसको ऑपरेट कर रहा है या उससे इंटरेक्ट हो रहा है उससे आप हाइड करके रखते हो, तो इसे कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। तो लो लेवल लैंग्वेज जो थी ना उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन बिल्कुल ना होने के बराबर थी, क्योंकि इसके अंदर जो आप कम्युनिकेशन कर रहे होते थे मशीन के साथ वो उसी की जबान में कर रहे होते थे। मतलब कि हम 1-0 की फॉर्म में हम कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर देनी होती थी किसी भी कंप्यूटर को तो हम उसी की लैंग्वेज में उसे बताते थे। सपोज करें कि मैंने अगर किसी चाइनीज से बात करनी है तो दरमियान में मुझे एक इंटरमीडिएटर चाहिए होगा। मैं उर्दू में बोलूँगा, वो उसको चाइनीज़ में कन्वर्ट करेगा और चाइनीज़ में कन्वर्ट करके जो चाइनीज़ पर्सन होगा उसको मेरी कम्युनिकेशन पहुँचा देगा। इस तरह जब चाइनीज़ मुझसे कोई बात करना चाहेगा या मुझे रिस्पॉन्स देना चाहेगा तो वही जो इंटरमीडिएटर होगा वो मेरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मुझे प्रोवाइड कर देगा। अब लो लेवल जो लैंग्वेज होती है ना वो मशीन लेवल के करस्पॉन्ड होती है। इसका ये मतलब है कि आप जिस टाइप का प्रोसेसर उसके अंदर यूज़ करेंगे, आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो सिर्फ उसी प्रोसेसर के अंदर, उसी स्पेसिफिक मशीन के अंदर चल सकता है, उसी स्पेसिफिक कंप्यूटर के अंदर चल सकता है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है, यानी कि आपने कोई भी कम्युनिकेशन करनी है ना वो 1-0-1-0 इस तरह आपने एक सीक्वेंस पैटर्न ऑफ 1-0 की फॉर्म में आपने करनी है। मेमोराइज करना सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में हमने ये चीज देखी थी कि हमारी कोई भी इंस्ट्रक्शन होगी वो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी, मशीन इसे प्रोसेस करेगा और देन हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट देगा। सबसे बड़ा इशू यही हमने देखा था कि हमें ऑपकोड मेमोराइज करना होगा, हमें हर वैल्यू का बाइनरी फॉर्मेट जो होगा वो हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। जो साइंटिस्ट थे और इंजीनियर थे उन्होंने जो सेकंड अप्रोच देखी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, डेट इज कॉल्ड योर असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में भी हम बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने भी आपको एग्जांपल दिया है कि एक हम इंटरमीडिएटर यूज करते हैं, इसके अंदर भी हम एक ट्रांसलेटर यूज करते हैं जिसका नाम होता है असेंबलर। असेंबलर का काम क्या होता है कि ये हमारी निमोनिक्स वाली इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्मेट के अंदर और देन ये मशीन के सामने पेश करता है। मतलब कि अगर आपने लिखा है ऐड D2 D1, ये जाएगी आपके इंस्ट्रक्शन असेंबलर के पास, असेंबलर इसे कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब जो असेंबली लैंग्वेज होती है ना वो काफी हद तक रिलेट करती है मशीन लेवल लैंग्वेज से। वो कैसे कि सबसे पहले क्या जाता है आपका
ओप कोड जाता है। ओप कोड में आपकी क्या इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई होती है कि आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है उसके अंदर। अब सपोज करें मैं यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हूँ वो एडिशन का करवा रहा हूँ। किसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? D2 और D1 में। लेट अस सपोज D2 में पड़ा हुआ है 2 और D1 में पड़ा हुआ है 3। तो एडिशन के बाद जब हमें प्रोसेसर जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा और हमारी स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले होगा वो हमें डिस्प्ले होगा 5, क्योंकि 2 + 3 जो होता है वो 5 होता है। तो असेंबली लैंग्वेज काफी हद तक उसने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, क्योंकि हम 1 0 1 0 1 0 को हम सीक्वेंस को मेमोराइज नहीं कर सकते। तो हमने क्या यूज़ कर लिया, हमने अपनी ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन ले ली, ऑप कोड ले लिया और हमने ऑपरेंड्स दे दिए। लेकिन ये भी लैंग्वेज जो थी ये काफ़ी हद तक डिफिकल्ट थी। जब हम इसको अपने असेंबली लैंग्वेज वाले कोर्स या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर आर्किटेक्चर में से पढ़ेंगे तो हमें अंदाजा होगा इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट देन टुडेज लैंग्वेज विच इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन ये अभी भी यूज़ की जाती है। इसको यूज़ करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जो कि रियल टाइम इन्वायरमेंट के ऊपर काम करती हो या रियल टाइम एप्लीकेशन हो, मतलब कि हमने कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाया है वो उसी टाइम परफॉर्म करे, कोई किसी किस्म का डिले ना आए, उसकी थ्रूपुट भी हाई हो, उसके अंदर लेटेंसी ना होने के बराबर हो। तो वहां पर हम यूज करते हैं अपनी असेंबली लैंग्वेज को। जब हम स्पीड कॉन्शियस होते हैं तो देन हम असेंबली लैंग्वेज को यूज करते हैं। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक ये था कि हम बाइनरी से ह्यूमन में आए तो सही, लेकिन प्योर ह्यूमन में नहीं आए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना सबसे बड़ा इशू था। आप एक हाईली प्रोफेशनल हो, आपको कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पता हो, आप कौन से प्रोसेसर के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको आइडिया हो वो किस तरह रजिस्टर्स, मेमोरी एड्रेसिंग मोड, तो ये सब चीज़ें जो हैं इसके लिए जानना ज़रूरी होती हैं। उसके लिए साइंटिस्ट ने ना हमारी आसानी के लिए एक नई लैंग्वेज को अप्रोच किया जिसका नाम है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन से काफ़ी हद तक रिलेट करती है। इसके अंदर हम जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो अपनी मर्जी से लिखते हैं, उसका एक स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है। इसके अंदर यूज़ किया जाता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर को इंशाल्लाह बहुत डीपली हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लें कि जो इंटरप्रेटर होता है वो आपके एग्जीक्यूशन को स्लो करता है इंटरप्रेटर भी कन्वर्ट है, लेकिन एग्जीक्यूशन इसके अंदर ज़रा स्लो होती है। लेकिन जो कंपाइलर होता है इसके अंदर एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटर से फास्ट होती है और आप इसमें हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज की तरफ जा रहे होते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड वन इज मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड द 3 जनरेशन लैंग्वेज इज हाई लेवल लैंग्वेज। जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ कर रहे हैं आज के दौर में वो है हाई लेवल लैंग्वेज। जो मशीन लेवल लैंग्वेज पे उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती थी, ऑप कोड, ऑपरेंड्स, वो सब के सब बाइनरी फॉर्मेट में थे, मतलब आप 0 या 1 के अंदर कंप्यूटर को प्रोवाइड करते थे। जबकि असेंबली लैंग्वेज में हमने देखा कि इसमें निमोनिक्स और फिर उसके बाद आपने जो जो रजिस्टर यूज किए होते हैं या रजिस्टर में जो जो वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू निमोनिक्स उस पर वही टाइप का ऑपरेशन या वही टाइप का ऑप कोड जो होता है वो परफॉर्म कर दिया जाता है। एंड द थर्ड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में हमने ये देखा कि हमने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो हमको ना तो उसका बाइनरी कोड देने की जरूरत है, ना तो हमें असेंबली लैंग्वेज के अंदर जिस तरह हमारी इंस्ट्रक्शन हमारा प्रोसेसर के पास जाती है उस फॉर्मेट के अंदर लिखने की जरूरत है। हमने सिंपल क्या किया, प्रिंट एफ किया। प्रिंट एफ हमारी ह्यूमन से रिलेट करता है। प्रिंट का मतलब होता है प्रिंट करना। तो हमने क्या किया, प्रिंट एफ को यूज करके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट करवाया, एंटर नंबर। हमने कंडीशन लगाई कि अगर सेल प्राइस ग्रेटर देन 2 है तो उसके ऊपर जो भी डिस्काउंट होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से, अदरवाइज डिस्काउंट को मल्टीप्लाई कर दो 0.35 से। इफ एल्स को इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे, लेकिन हमें जस्ट इतना समझना जरूरी है कि जो ह्यूमन लेवल लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है हमारी आसानी के लिए बनाई गई है। हाई लेवल लैंग्वेज के ना बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो मशीन इंडिपेंडेंट है। मतलब इसका ये कहने का है कि आप इसके अंदर मशीन को नहीं पढ़ते, आप ये नहीं देखते कि आपके मशीन में कितने रजिस्टर्स हैं, कौन कौन सा एड्रेसिंग मोड आप यूज कर सकते हैं, कौन कौन से निमोनिक्स आप यूज कर सकते हैं। ये काम सिर्फ कंपाइलर या इंटरप्रेटर का है। उसने हमें एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड किया हुआ है या उसने हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को खुद ही रिड्यूस किया हुआ है। हमारा काम क्या है कि हमने जस्ट कोडिंग करनी है, हमने जस्ट उस लैंग्वेज को इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर के अंदर और हमने उस लैंग्वेज में कोडिंग करनी, चाहे वो कंप्यूटर हो किसी भी प्रोसेसर का, इंटेल का हो, AMD का हो, मोटोरोला का हो, किसी भी प्रोसेसर को वो यूज करता हो, हम अपना कोई भी प्रोग्राम उसके अंदर चला सकते हैं। और जो सेकंड वन है वो भी इसी मशीन इंडिपेंडेंसी को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि आप इसे वैरायटी ऑफ मशीन्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जबकि जो लो लेवल लैंग्वेज है वो स्पेसिफिक मशीन के ऊपर चलता है। द थर्ड वन इज इसके अंदर काफी सारे पैराडाइम में भी हम देखेंगे कि इसके काफी सारे स्टाइल्स हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है किसी भी प्रोग्रामिंग का वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है।
तो वी कैन से दैट इट इज़ वेरी यूजफुल टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम. सो वी कैन से दैट इट इज़ ए प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज. फोर्थ वन, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. मतलब कि ह्यूमन लेवल लैंग्वेज इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बनाई ही ह्यूमन के लिए गई है, ह्यूमन की आसानी के लिए गई है. तो आप इसको बड़ी ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके सिंटैक्स को समझ सकते हैं और आप कोई भी प्रॉब्लम बड़ी ईजिली इसके अंदर कोडिंग कर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं. इसका वेल डिफाइंड सिंटैक्स होते हैं. आपको जैसे उन सिंटैक्स का आइडिया होना चाहिए कि वो किस तरह काम करते हैं या उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, देन आप बड़ी ईजिली उसके अंदर अपना प्रोग्राम जो होता है वो बना सकते हैं. अगर आप लो लेवल लैंग्वेज में कोई कोडिंग करते हैं, अगर जहाँ पर 0 आना हो और अगर आपने 1 कर दिया और अगर जहाँ पे 1 आना हो वहाँ पर आपने 0 कर दिया हो, तो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम जो होता है वो गलत हो जाता है. इसी तरह अगर आप असेंबली लैंग्वेज के अंदर बात करें तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी यही होता है कि कोई भी निमोनिक्स गलत यूज कर लें या कोई भी रजिस्टर के अंदर गलत वैल्यू स्टोर करवा लें तो उसको डिबग करना बड़ा इशू होता है. जबकि ह्यूमन लेवल लैंग्वेज जो होती है वो क्लोजली रिलेट होती है ह्यूमन से. उसका एक प्री डिफाइंड सिंटैक्स होता है. आप सिंटैक्स को समझ सकते हैं. आपको सिंटैक्स अगर आता है तो आपको बड़ा इजीली हो जाता है उसको डिबग करना या उसको अंडरस्टैंड करना या उसके अंदर से कोई भी इश्यूज को या प्रॉब्लम को सॉल्व करना या एरर को रिजॉल्व करना. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके हाई लेवल लैंग्वेज में. अब हाई लेवल लैंग्वेज को ना आप स्टैंडर्डाइज भी कर देते हैं. स्टैंडर्डाइज का कॉन्सेप्ट यूं आया था, देखिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज थी, उन्होंने अपनी लाइब्रेरीज, उन्होंने अपनी हेडर फाइल्स को बनाना शुरू कर दिया था. अब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट था, उन्होंने ये सोचा जब भी कोई सी को इंस्टॉल करे तो उसके पास जो लाइब्रेरीज जाएं वो एक स्पेसिफिक जाएं. ऐसा ना हो कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने कुछ लाइब्रेरीज यूज की हुई हैं, कुछ ने कुछ लाइब्रेरी यूज की हैं. जो भी इसको इंस्टॉल करे उसके पास एक स्टैंडर्ड वर्जन जाए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो सबके पास सेम जाए. तो इस वजह से हम उसे क्या कर देते हैं, स्टैंडर्डाइज कर देते हैं. तो हम हाई लेवल लैंग्वेज को जब वो काफी हद तक मैच्योर हो जाती है तो हम उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं. अब हम बात करते हैं जो हमारे आज का मेन टॉपिक है, दिस इज प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स. पैराडाइम्स का मतलब आप यूं समझ लें पैटर्न्स होता है, स्टाइल होता है, मेथड्स होते हैं कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो यूज करते हो, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने से पहले क्या आपको पता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करने जा रहे हैं ये किस स्टाइल को फोकस करता है या इसका स्टाइल क्या है. तो इसी तरह हमारे पास ना डिफरेंट स्टाइल्स हैं प्रोग्रामिंग के जो कि एग्जिस्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, सेकंड वन इज अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, थर्ड वन इज इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग, fourth one is procedural programming, fifth one is declarative programming, sixth one is functional programming, and the seventh one is object oriented programming, eighth one is event driven programming, ninth is visual programming, and the last one is. अभी क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने है, डिफरेंट स्टाइल्स को यूज़ क्यों कर रहे हैं. मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज में हमने प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है और जो सिंटैक्स है वो हमारी ह्यूमन के मुताबिक ही है, तो हमारे पास डिफरेंट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एग्जिस्ट क्यों करती हैं. इसका आंसर आपके पास ये है कि हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्टाइल इस वजह से एग्जिस्ट करते हैं ताकि हम कोई भी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकें. मतलब कि अगर हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे बेस है, तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को यूज़ करेंगे. अगर हमारा कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसके अंदर पैरल प्रोसेसिंग जो है वो ज़्यादातर यूज़ हो रही है तो हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग को ज़्यादातर यूज़ करेंगे. अगर हमारा कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसके अंदर हमारी टॉप टू डाउन अप्रोच यूज़ हो रही है तो हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग को यूज़ करेंगे. तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिसका मकसद ये था कि हमारी कोई भी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जाए. हम इन स्टाइल्स को इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम की नोयत से इस स्टाइल को यूज़ करते हुए अपनी कोई भी प्रॉब्लम को ईजिली और एफिशिएंटली सॉल्व कर सकें. अब हम सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या फ़र्क है. ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर आप सारे का सारा कोड जो होता है वो एक ब्लॉक में या एक स्कोप के अंदर लिखें. अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्कोप या ब्लॉक क्या होता है. तो मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड की जानिब ले चलता हूँ. मैं कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. दैट इज आवर व्हाइट बोर्ड. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है. फंक्शन जो होता है वो एक ऐसा कोड का ब्लॉक होता है जिसके अंदर आप एक स्पेसिफिक टाइप का एक्शन जो होता है या एक स्पेसिफिक टाइप का टास्क जो होता है वो प्रोसेस करवा रहे होते हैं. फंक्शन हम इंशाल्लाह ताला बहुत डीपली पढ़ेंगे और ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. लेकिन चूंकि हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर फंक्शन का जिक्र बार बार आएगा तो आपको नॉलेज होना चाहिए. मैं आपको फंक्शन का सिंटैक्स अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि हम अभी प्रोग्रामिंग पैराडाइम को समझ रहे हैं. जब हम फंक्शन को पढ़ेंगे तब हम उसके सिंटैक्स को देख लेंगे कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है. तो ये सब चीजें हम देखेंगे. अभी जस्ट हम समझते हैं कि फंक्शन के अंदर ब्लॉक्स क्या होते हैं या फंक्शन क्या चीज होता है. मैं जरा फंक्शन का ना सूडो कोड लिख रहा हूँ. सूडो कोड काफी तो एग्जाम्पल कर रहा होता है प्रोग्रामिंग से
तो वॉइड ये डाटा टाइप होती है, इसका हम कंसर्न हमारे साथ नहीं, हमने फंक्शन को नाम क्या दिया सम का, यानी कि नाम से जाहिर हो रहा है इस फंक्शन में हम क्या करने वाले हैं, हम एडिशन करने वाले हैं। हम दो डाटा टाइप्स को डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट a इंट b, फिर हम एक और डाटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं s के नाम से, और s में हम स्टोर करवा देते हैं a प्लस b को। a के अंदर हम वैल्यू असाइन करते हैं यहाँ पर 1 और b के अंदर वैल्यू असाइन करते हैं हम 2। तो ये क्या कर रहा है, ये वाला कोड क्या कर रहा है हमारा, ये हमारा सम कैलकुलेट करके हमें दे रहा है। आप जब भी इसको कंपाइलर जब भी इस फंक्शन को कॉल करेगा तो ये वाला जितना भी ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो करली ब्रैकेट्स है ना, ये यहाँ से शुरू हो रही हैं और ये जहाँ पर खत्म हो रही हैं, ये आपका कहलाता है स्कोप। अब आपके फंक्शन का जो स्कोप होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है। तो इसका ये मतलब है कि आगे से अगर आप कोई भी नया कोड स्टार्ट करते हो तो वो इस फंक्शन का पार्ट नहीं है। जब भी ये सम वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो हमेशा यहाँ से लेकर यहाँ तक चीज एग्जीक्यूट होगी, इससे अगली चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो मैं अब एक नया फंक्शन लिखता हूँ मल्टीप्लाई का, बिल्कुल सेम टू सेम यही कोड है मेरा। एक वेरिएबल इंट लेता हूँ, एक वेरिएबल b लेता हूँ और a में वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 1 और b में वैल्यू असाइन करवा देता हूँ 2। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ m के नाम से और m में a मल्टीप्लाई बाय b कर देता हूँ और इसको एंड कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पर मैंने दो फंक्शन बना लिए। जैसे कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में आपके पास डिफरेंट फंक्शनैलिटीज होती हैं, कोई एडिशन कर रहा होता है, कोई मल्टीप्लिकेशन कर रहा होता है, कोई डिवीजन कर रहा होता है, तो कोई आपका सब्ट्रैक्शन कर रहा होता है। इसी तरह आप कोडिंग जब करते हो ना तो डिफरेंट मॉड्यूल बना लेते हो, डिफरेंट फंक्शन बना लेते हो। सबसे पहली चीज तो आपके लिए डिबगिंग करना बड़ा आसान हो जाता है। आपके कोड के अंदर एरर कहाँ पर था, सपोज करें आपने इसको रन किया, अब इसके अंदर आपने दो फंक्शन यूज किए हुए हैं, एक सम का और एक मल्टीप्लाई का। जब आपने इन दोनों फंक्शन को कॉल किया, आपको मल्टीप्लाई सही रिजल्ट दे रहा है, आपको सम सही रिजल्ट नहीं दे रहा। इसका ये मतलब है आपको पूरे कोड को चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल इसके सम के अंदर जो आपने कोडिंग की हुई है उसको चेक करने की जरूरत है, क्योंकि आपको सम गलत जवाब दे रहा है, ना कि आपको मल्टीप्लाई गलत। यानी कि आपकी डिबगिंग बड़ी इजी होगी, यानी कि एरर को आइडेंटिफाई करना, एरर को चेक करना बड़ा इजी हो गया। दूसरा इसका क्या फायदा होता है, आपका जो प्रोग्राम होता है ना वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, आपका कोडिंग करना बड़ा इजी हो जाता है। यानी कि आप हर एक काम के आप छोटे छोटे फंक्शन बना लेते हो, तो इसके जरिए आपकी कोडिंग काफी हद तक एफिशिएंट और काफी हद तक आपको कोडिंग करना आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। अब हमने फंक्शन का समझ लिया, हमने स्कोप को भी समझ लिया। अब हम अपनी स्लाइड की जाने वापस बढ़ते हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ये कहती है कि आप अपना पूरा जो कोड होता है ना वो एक ही स्कोप या एक ही ब्लॉक के अंदर लिख देते हो, यानी कि आपका सारा कोड जो होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा इसी स्कोप के अंदर। जिस तरह हमने फंक्शन बनाया था ना, जैसे सम बनाया था, यानी कि अब हमारा पूरा जो प्रोग्राम है ना वो यही है। इसे कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पुरानी लैंग्वेज है, इसकी एग्जांपल आपके सामने है जोस, फोकाल, मम्स, टेलकॉम, कोबाल। ये आपके सामने डिफरेंट टाइप लैंग्वेजेस हैं जो बहुत ही कम यूज होती हैं और ना होने के बराबर यूज होती हैं। दैट इज द एग्जांपल ऑफ योर अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड डिबग। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि आपका पूरा जो कोड होता है ना वो एक ही ब्लॉक के अंदर होता है। एक ही ब्लॉक का मतलब ये है कि आप इसके अंदर फंक्शन यूज नहीं करते। फंक्शन यूज करने का फायदा भी है, लेकिन फंक्शन यूज करने का एक नुकसान भी है, वो ये है कि आपको उसके लिए स्टैक चाहिए होता है। जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं ना तो वो स्टैक वाला जो डाटा स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो कर रहा होता है। जब आप स्टैक को यूज करते हैं तो जो एक फंक्शन का ब्लॉक होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो कहाँ से खत्म हो रहा है, तो ये उसकी एड्रेसिंग जो होती है वो जनरेट होती है और ये प्रोसेसर जो होता है वो जनरेट करता है। इसका ये मतलब है कि आपकी मेमोरी कंजप्शन ज्यादा है अगर आप अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को यूज नहीं करते, और आपका प्रोसेसिंग पावर जो होती है वो भी यूटिलाइज ज्यादा होती है, क्योंकि आपको बार बार एड्रेसिंग जो होती है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो जब भी कोई फंक्शन कॉल होगा तो आप उसको स्टैक में देखेंगे, मेमोरी कंज्यूम होगी और आपकी प्रोसेसिंग पावर भी कंज्यूम होगी। लेकिन आजकल जो हमारे पास कंप्यूटर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इसी वजह से हम जो जिस लैंग्वेज की तरफ मूव किए उसका नाम था स्ट्रक्चर लैंग्वेज। स्ट्रक्चर लैंग्वेज क्या होती है, इसके अंदर आप अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल के अंदर तोड़ देते हैं। इसका ये मतलब है अब आपने अपनी पूरी कोडिंग एक ही ब्लॉक के अंदर नहीं की, आप डिफरेंट ब्लॉक को भी यूज कर सकते हैं। देखिए जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है ना, बिल्कुल वही एग्जांपल जो अभी हमने देखी थी, बिल्कुल वही एग्जांपल मैं भी आपके सामने पेश करूंगा। हमने क्या किया था, हमने void यूज किया था, void में फंक्शन लिखा था सम का और सम में हमने कुछ लाइंस लिखी थी। इसी तरह void हमने यूज किया था, हमने मल्टीप्लाई का फंक्शन यूज किया था और उसके अंदर भी हमने कुछ लाइंस लिखी थी। फिर हमने इसको कॉल किया था, अपने मेन फंक्शन कंपाइलर जो होता है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, तो हम मेन फंक्शन में जाकर हमने इनको कॉल कर लिया था। ये कंपाइलर एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट करता है मेन से, किस तरह आपकी एग्जीक्यूशन जो होती है वो चलती है, वो हम इंशाल्लाह ताला हम अपनी वीडियोस जब हम सिंटैक्स देखेंगे सी का हमें आइडिया हो जाएगा। तो अब आपका प्रोग्राम काफी सिस्टमैटिक हो गया। आपको पता चल रहा है कि जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो उसने फौरन यहाँ पे चला जाना, जो भी आपने फंक्शन के अंदर कोडिंग की होगी
होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस तरह अगला पार्ट क्या है, मल्टीप्लाई वाला फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट होगा तो वो अपनी डेफिनेशन की जानिब चला जाएगा और वो अपना ये वाला कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट कर लेगा। इसका ये मतलब है जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती है वो आपके प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर तोड़ देती है या तोड़ सकती है। हम अभी तक जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस, सी शार्प, डार्ट, फ्लटर, पाइथन हो गया या डिफरेंट टाइप की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, वो सारी की सारी जो है वो सारी स्ट्रक्चर है। हम अपने प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को यूज कर सकते हैं, मॉड्यूल्स को यूज करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर सकते हैं। जबकि जो अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर हम सारे का सारा जो कोड होता है हमने इसी स्कोप के अंदर करना है, हमने इसी ब्लॉक के अंदर करना है, हम आउटसाइड द ब्लॉक कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो ये अनस्ट्रक्चर है। और आपका जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक्चुअली अनस्ट्रक्चर को यूज कर रहा होता है क्योंकि वो मोनोलिथिक कर्नल को यूज करता है। मोनोलिथिक क्या होता है हम ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको देख लेंगे, लेकिन जो उसकी प्रोग्रामिंग स्टाइल होता है वो काफी हद तक अनस्ट्रक्चर होता है क्योंकि उसके अंदर हम अपना पूरे का पूरा जो कोड होता है वो अपना एक ही ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। जबकि जो आपका पास माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो माइक्रोलिथिक कर्नल है, आप इसके अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम या फंक्शंस बनाते हैं। तो इसी तरह स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में जो आपके पास एग्जांपल आ जाती हैं वो सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, जावा है, पर्ल है, रूबी है, पीएचपी है, पास्कल है, एडा है और इसी तरह आपके पास जितने भी अभी तक लेटेस्ट लैंग्वेजेस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं वो सारी की सारी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ही वर्क करती हैं। देखिए एग्जांपल उसने डायग्राम के जरिए आपको बताई हुई है कि आप इसके अंदर क्या करते हैं, आप पूरे का पूरा कोड एक ब्लॉक के अंदर लिख रहे हैं, लेकिन जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप फंक्शन कॉल करते हैं। जैसे मैंने सम का फंक्शन कॉल किया था, जैसे ये सम का फंक्शन कॉल होगा तो वो अपनी डेफिनेशन की जानिब चला जाएगा। इस तरह मैं नीचे एक और फंक्शन भी बना सकता हूँ मल्टीप्लाई का, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा इस तरह वो अपनी डेफिनेशन की जानिब चला जाएगा। मतलब कि आपने अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा हुआ है, एक ये हिस्सा टूटा हुआ है, एक ये हिस्सा टूटा हुआ है, लेकिन ये आपके प्रोग्राम का पार्ट ही है। इससे आपका प्रोग्रामिंग जो स्टाइल है वो काफी हद तक ईजी हो गया है। जबकि इसके अंदर आपका प्रोग्राम स्टाइल सिंपल 10 लाइनें या 20 लाइनें तक तो बेहतर है, लेकिन जब आप अपनी कोडिंग 1000 लाइन या आप अपनी कोडिंग 2000 लाइंस पे ले जाते हैं तो तब इसको मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जबकि इसको मैनेज करना काफी हद तक इजी हो जाता है। अब आपको ये चीज बता रहा है कि प्रोग्रामिंग जो स्टाइल होती है वो हमारे बियर्ड स्टाइल, हमारी दाढ़ी के स्टाइल की तरह होती है। दाढ़ी के स्टाइल काफी हद तक मिलते जुलते तो होते हैं, लेकिन उनमें कोई चीज डिफरेंट होती है तो वो स्ट्रक्चर उनका दाढ़ी का डिफरेंट लग रहा होता है, यानी कि काफी सारी चीजें लेकिन उसके अंदर ओवरलैप कर जाती हैं। इसी तरह आपके पास जो प्रोग्रामिंग स्टाइल होते हैं ना वो काफी हद तक एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग को। इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग जो होती है वो ज्यादातर जिसके ऊपर डील कर रही होती है वो स्टेटमेंट्स के ऊपर डील कर रही होती है। आपके सी के अंदर आपकी एक जो स्टेटमेंट होती है वो नेक्स्ट टर्मिनेटर साइन के बाद खत्म हो जाती है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग का जो बेसिक लोगो है ना वो आपको ये चीज कहता है कि जो आपने काम करवाना है कंप्यूटर से आपने उसके एक एक स्टेप बताने हैं। इसको समझने के लिए हम दोबारा अपने व्हाइट बोर्ड की जानिब बढ़ते हैं। देखिए मतलब ये कहने का था कि जब आपने डिवीजन करनी है आपने एक एक स्टेप बताना है कि डिवीजन किस तरह होगी। मतलब कि आपने कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो उसकी हाइड नहीं करनी, आपने एब्स्ट्रैक्शन शो नहीं करवानी, बल्कि आपने कंप्यूटर को एक एक स्टेप में बताना है कि आपकी क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे जिसके जरिए आप क्या कर सकेंगे, अपना डिवीजन कर सकेंगे। अब मैं विदाउट यूजिंग फंक्शन जो है वो लिखना चाह रहा हूँ। आपने क्या किया, एक वेरिएबल जो है वो यूज किया डी के नाम से और दो वेरिएबल और डिक्लेयर करवा दिया आपने ए और बी के नाम से। आपने ए को वैल्यू दे दी 1, बी को वैल्यू दे दी आपने 1। फिर आपने क्या किया, फिर आपने प्रोसेस परफॉर्म करवाया डी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। आपने फिर एट द एंड इसको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिया। क्योंकि ये इंटीजर टाइप था तो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर डी यूज किया। ये सब चीजें हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, अभी के लिए आप सिर्फ ये समझे कि हम डिवीजन कर रहे हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने स्टेटमेंट्स यूज किए हुए हैं। दैट इज वन स्टेटमेंट, अदर स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, इट इज आल्सो ए प्रिंट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट्स के साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। पहले क्या होगा, आपका डी वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि वो अपने पास कोई वैल्यू स्टोर करता है, उसकी कोई ना कोई डाटा टाइप होती है, उसका कोई ना कोई एक एड्रेस होता है। सपोज करें कि आपने किसी के घर जाना है तो आपको बंदे का नाम पता है कि उसका नाम है एहसन। अब एहसन नाम क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब आपने जिसके घर के अंदर जाना है उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। इसी तरह जिस तरह उस बंदे का कोई एड्रेस होता है उसी तरह इस वेरिएबल का क्या एड्रेस होगा, 21। लेट अस सपोज हम 21 कह लेते हैं, क्योंकि रैम के अंदर जब आप इस वेरिएबल को असेस करोगे प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर के अंदर, तो आपको उसके एड्रेस के जरिए पता चलेगा कि ये इसका एड्रेस है और आप इस एड्रेस से ये वाली वैल्यू असेस कर लो। तो ये होता है आपका वेरिएबल। आपने क्या किया, आपने दो वेरिएबल इनिशियलाइज करवाए। जब दो वेरिएबल
वेरिएबल आपने इनिशियलाइज करवाए तो उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो गई वो 1 1 स्टोर होगी। इस तरह आपके पास डी वेरिएबल था, डी का रिजल्ट भी आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा और वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आउट हो जाएगा। यानी कि आपने इसके अंदर एक एक स्टेप बताया हुआ है कि इस प्रोसेस को करने के लिए आपको किन किन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए हम इसे कहते हैं इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग। देखिए हमारी प्रोग्रामिंग सीरीज जो चल रही है जिसके पर हम ये वीडियो सीरीज बना रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, सी है। अब सी के जो स्टाइल है ना जिसको वो फॉलो कर रहा होता है वो क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग स्टाइल है। सबसे पहली चीज जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होती है ना वो टॉप टू डाउन होती है, मतलब कि आपका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि कंपाइलर कहाँ से रीड आउट करना स्टार्ट करता है, मेन से। मेन से आगे आपने क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवाया हुआ है, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगले में क्या पार्ट एग्जीक्यूट होगा, उससे जो वैल्यू असाइन हुई हुई है, यानी कि इस पार्ट में क्या हुआ, आपने एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का जो था वो डिक्लेयर करवाया, अगले स्टेप में आपने उसको एक वैल्यू असाइन कर दी। तो इसमें क्या हो रहा है, आप एक एक लाइन जो होता है वो एग्जीक्यूट करते चले जा रहे हो टॉप टू डाउन, ऊपर से लेकर नीचे तक। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना वो इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग से इस तरह डिफरेंस हो जाती है कि जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके अंदर आप बिल्कुल इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग को ही यूज करते हो, लेकिन शर्त यह है कि इसके अंदर आप फंक्शन को भी यूज कर सकते हो, जबकि इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग के अंदर आप फंक्शन को यूज नहीं करते। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका सी है वो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग स्टाइल को यूज करता है, इंपेरेटिव है अगर फंक्शन यूज नहीं कर रहे, अगर आप फंक्शन यूज कर लेते हैं सी के अंदर तो वो प्रोसीजर बन जाता है। थर्ड वन जो होता है वो आपके पास डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग स्टाइल है। देखिए डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव में क्या फर्क है, इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की जानिब। देखिए जो इंपेरेटिव होती है ना वो कहती है हाउ, और जो डिक्लेरेटिव होती है ना वो कहती है व्हाट। यानी कि इस स्टाइल का फोकस किस चीज के ऊपर होता है कि आपको चाहिए क्या, और इस स्टाइल का फोकस किस चीज के ऊपर होता है कि आपको कैसे चाहिए। मतलब कि इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग में आप एक एक स्टेप बताते हैं कि आपने इन स्टेप्स को फॉलो करवाना है, देन ही आपका ये काम जो होगा वो होगा। डिक्लेरेटिव टाइप के अंदर आपकी काफी हद तक ना एब्स्ट्रैक्शन या कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, मतलब कि ये आपकी ईज के लिए बनी हुई है। आपको एक एक स्टेप नहीं लिखना पड़ता कि आपको किस तरह ये काम करवाना है, बल्कि आपका जो इंटरमीडिएटर होता है या फिर बीच में जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो एक्चुअली आपकी उस डिक्लेरेटिव लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं इंपेरेटिव में, और इंपेरेटिव से वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। एसक्यूएल इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। हम इंशाल्लाह ताला जब डेटाबेस पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे। आपके पास ना एक टेबल है, टेबल के अंदर आपके पास ना रोल नंबर है, आपके पास स्टूडेंट नेम है, आपके पास टीचर नेम है। अब आप चाहते हैं जो भी स्टूडेंट नेम का जितना भी डाटा है ना वो सारा आपको डिस्प्ले हो जाए। अब आप एक तरीका ये है कि आप इंपेरेटिव स्ट्रक्चर को यूज करते हुए एक एक लाइन बताएं उसको कि आप इस टेबल के अंदर किस सेल के अंदर से कौन सा डाटा जो होगा वो असेस करेंगे। इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स और क्वाइट डिफिकल्ट। इसको इजी करने के लिए हम एक ही लाइन लिखते हैं, सिलेक्ट, उसके बाद आप एट्रीब्यूट बताते हैं स्टूडेंट नेम। अब आपने किस टेबल से बताना है, ये स्टूडेंट का टेबल है जिसके अंदर से आपने बताना है फ्रॉम स्टूडेंट। ये एक सिंपल सी क्यूरी है जो कि आप यूज कर आपके पास जो भी डाटा इसके अंदर पड़ा हुआ है वो सारे का सारा कॉलम उठकर आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। जबकि इंपेरेटिव के अंदर आपको एक एक स्टेप में, जिस तरह हमने डिवीजन की थी, दो वेरिएबल लिए थे, फिर उसको डिवाइड किया था, देन उसको प्रिंट करवाया था, देन डिवीजन हुई थी। अब इसके अंदर वो इसको इंपेरेटिव में कन्वर्ट करेगा, बैकएंड के ऊपर जो जो कोडिंग हुई होगी वो उसके अंदर वो वैल्यू डालेगा, उसकी एज ए पैरामीटर जाएगा उसके अंदर वो वैल्यू, और देन आपको आउटपुट जो होता है रिजल्ट देता है। अब इसके अंदर आपके पास एब्स्ट्रैक्शन लेवल ज्यादा है डिक्लेरेटिव में, जबकि इंपेरेटिव में आपके पास एब्स्ट्रैक्शन लेवल कम है। तो ये डिक्लेरेटिव और आपका इंपेरेटिव के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस है कि डिक्लेरेटिव में आप इस चीज पे फोकस कर रहे होते हैं कि आपको चाहिए क्या, जबकि इंपेरेटिव के अंदर आप इस चीज पे फोकस करते हैं कि आपको कैसे चाहिए वो चीज, तो आप उसके एक एक स्टेप को उसके अंदर लिखते हैं। इसी तरह आपके पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। देखिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग का जो स्टाइल है ना वो अगर आप नेट के ऊपर वीडियोस देखें, नेट के ऊपर कंटेंट पढ़ें या रिसर्च पेपर्स पढ़ें तो आपको आइडिया होगा कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग के ऊपर काफी सारे लोगों ने ना काफी कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यानी कि वो क्लियर नहीं है काफी हद तक। लेकिन कुछ वीडियोस के अंदर ना सब एक ही बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके ऊपर रिपोर्ट लिखी हुई है, मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए दोबारा हम व्हाइट बोर्ड की जानिब बढ़ते हैं। देखिए फंक्शन प्रोग्रामिंग के जो फंक्शन होता है और जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन होते हैं उनमें ना सिर्फ दो चीजों में फर्क आता है। फर्स्ट वन इज जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग का फंक्शन होगा उसका नो साइड इफेक्ट होगा। मैं आपको ना सूडो कोड बनाकर यहाँ पे समझाता हूँ। आपके सामने ये कोडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला मैंने सूडो कोड लिखा हुआ है। अभी सिंटैक्स की तरफ ना जाएं, मैंने प्योर सी के अंदर नहीं लिखा क्योंकि मुझे प्रोटोटाइप भी उसके अंदर डिफाइन करनी पड़ती है फंक्शन के अंदर, लेकिन जस्ट मैं आपको सूडो कोड बता रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम क्या होगा। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ये आपके पास ग्लोबल स्कोप है क्योंकि आपने मेन से पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया हुआ है। जब आप मेन के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं वो लोकल स्कोप में आता है और मेन से पहले वो ग्लोबल स्कोप के अंदर आता है। अब ये वाली लाइन जैसे एग्जीक्यूट होगी आप तो क्या होगा
एग्जीक्यूशन एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे ही वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट लाइन होगी, वो सम वाला फंक्शन जो वो कॉल होगा, जैसे फंक्शन कॉल हुआ वो यहाँ पर आ जाएगा आपका कर्सर, ए में 1 स्टोर हो जाएगा, बी में 2 स्टोर हो जाएगा और एस के अंदर आपका 3 स्टोर हो जाएगा। यानी कि एस के अंदर जो वैल्यू अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊं तो एस के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 3। अब जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है ना, उसका जो फंक्शन होता है वो प्योर होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो इम्प्योर होता है। मतलब कहने का ये है, इसके फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, जबकि हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग के फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। इसका ये मतलब है जब आप ग्लोबल वेरिएबल को यूज नहीं करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट भी कोई नहीं होगा। मतलब कि ये आपके ग्लोबल वेरिएबल को यूज नहीं करता, इसके अपने लोकल वेरिएबल्स ही होते हैं जो इसके फंक्शन में यूज हो रहे होते हैं। सेकंड वन चीज, इसके अंदर जो आप पैरामीटर पास कर रहे हैं, जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं इसके अंदर, जैसे कि हमने 1 दिया और 2 दिया, ये जो पैरामीटर थे ये इम्यूटेबल थे। इम्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबल क्या होता है, इसको भी हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या फर्क है। देखिए एक चीज याद रखें कि आपकी जितनी भी हायर लेवल लैंग्वेजेस हो रही है ना, वो वेरिएबल नहीं यूज कर रही होती, वो यूज कर रही होती है अपने पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इंशाल्लाह ताला हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। और ये उसकी क्लास होती है, उस क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू आप पास आउट कर रहे होते हो ये उसकी वैल्यू होती है। जैसे ही आप ये वैल्यू पास आउट करते हो तो वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल की तरह अपना एक स्पेस क्रिएट करता है, जितना साइज उस क्लास का होगा उतने साइज की, उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, मैं लेट सपोज कह देता हूँ 22 और उसका कोई ना कोई नाम होगा। अब मैं नीचे क्या करता हूँ, मैं उसी को ना दोबारा रीअसाइन करता हूँ एक न्यू वैल्यू से। जैसे मैं न्यू वैल्यू असाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक नई मेमोरी स्पेस अलग क्रिएट होगी और यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, वेरिएबल वही रहेगा और यहाँ पर 23 लिखा जाएगा। कहने का मकसद ये है कि जो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, जब आप उनकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो अपने पास नई स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, ना कि उसी स्पेस के अंदर रहते हुए अपनी वैल्यू को अपडेट कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। और जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो आप चेंज कर सकते हैं उसी स्पेस में रहते हुए। तो जब भी आप प्योर फंक्शन के अंदर कोई चीज पास आउट करेंगे या फंक्शन प्रोग्रामिंग के फंक्शन में कोई चीज पास आउट करेंगे तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप इसके अंदर जो भी डाटा पास आउट करोगे वो इम्यूटेबल होगा, वो म्यूटेबल नहीं होगा। इम्यूटेबल में बस इंट आ जाता है, स्ट्रिंग आ जाता है, फ्लोट आ जाता है, जबकि म्यूटेबल में आपके पास लिस्ट आ जाता है, आपके पास अरे आ जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये आपके पास क्या है, ये म्यूटेबल है और ये आपके पास इम्यूटेबल है। तो हम दोबारा अपनी स्लाइड पे चलते हैं। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग का जो फंक्शन होता है वो मैक्सिमम बिलोंग करता है आपके मैथमेटिकल फंक्शन के साथ। आप फंक्शन में आप क्या करते थे कि आप इनपुट लेते थे, आप कोई ना कोई फंक्शन की प्रोसेसिंग को परफॉर्म करवाते। जैसे इसके अंदर हमने क्या दिया हुआ है, x+1, यानी कि इनपुट ली आपने अंदर x+1 को परफॉर्म किया और आपको fx की फॉर्म में कोई ना कोई आउटपुट मिल गई। तो दैट इज कॉल्ड योर फंक्शनल प्रोग्रामिंग फंक्शन, इट इज कॉल्ड योर प्योर फंक्शन। तो 3 चीजें हमने देखी हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर। फर्स्ट वन इज नो साइड इफेक्ट, सेकंड वन इज इम्यूटेबल डाटा विल बी पास ऑन योर फंक्शन पैरामीटर, एंड द थर्ड वन इज जो आपका फंक्शन होगा फंक्शनल प्रोग्रामिंग में वो आपका एक्चुअल मैथमेटिकल फंक्शन ही होगा। अब इसको आप ज्यादातर यूज करते हैं अपनी पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर और कॉन्करेंट प्रोसेसिंग के अंदर, क्योंकि इसका जो कोड होता है, इसका जो ब्लॉक होता है वो इंडिपेंडेंट होता है बाकी फंक्शन से। तो मतलब जब आप एक फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो जो उसका रिजल्ट आपके पास आएगा, यानी कि इसका ये मतलब है कि आप डिफरेंट फंक्शंस को डिफरेंट प्रोसेसर के ऊपर या डिफरेंट कोर के ऊपर बड़ी एफिशिएंटली जो होता है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस कॉन्करेंसी या पैरेलल के अंदर क्या डिफरेंस है उसको समझने के लिए हम एक डायग्राम में आपके सामने पेश करता हूँ। मतलब कि कॉन्करेंसी के अंदर आप क्या करते हैं, आपके पास एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है वो एक ही होता है। आप उस एग्जीक्यूशन टाइम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ देते हो और आप अपने उसी प्रोसेस को जो होता है वो पार्ट जो होता है वो दे देते हो। यानी कि सपोज करें कि ये 10 सेकंड था टोटल टाइम। अब 10 सेकंड के अंदर एक फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ, ये सपोज करो इसने 2 सेकंड लिए, इसने भी 2 सेकंड लिए, इसने भी 2 सेकंड, इसने भी 2, इसने भी 2। तो 10 सेकंड का आपका एक्चुअली एग्जीक्यूशन टाइम था। जबकि पैरेलल प्रोसेसिंग में आप लोग क्या करते हो या पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या करते हो, उसके अंदर आपके पास मल्टीपल कोर्स होती हैं। आपके पास सपोज करें 3 कोर्स थी और आपके पास 3 फंक्शन थे। तो आपने अपने एक कोर के अंदर एक फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, दूसरे में दूसरे को किया और तीसरे में तीसरे को किया। इसके अंदर जो आपका जो टाइम होगा तीनों को कितना मिलेगा, 10 सेकंड ही मिलेगा। जबकि इसके अंदर जो आपका टाइम जो था वो डिवाइड हुआ था, यानी कि एक कोर या प्रोसेसर कितना था, वो एक ही था। एक ही प्रोसेसर काम इस तरह कर रहा था कि वो स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपके ब्लॉक को लेता था, उसकी शेड्यूलिंग करता था, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को यूज करते हुए वो बड़ा एफिशिएंटली आपके फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था। तो कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग के अंदर और पैरेलल प्रोग्रामिंग के अंदर आप ज्यादातर जिसको यूज कर सकते हैं वो आपकी फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल होगा। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टाइल है प्रोग्रामिंग का वो कहलाता है
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप ज्यादातर जिस चीज के ऊपर डील कर रहे होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स पे डील कर रहे होते हैं। इस दुनिया में हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है वो मैटर कहलाती है, और हर मैटर जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होती है। तो जब आप अपने ऑब्जेक्ट्स को डील करते हुए कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वहां पर आप जिस स्टाइल को यूज कर रहे होते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। हम इसको यूं कह सकते हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें ऑब्जेक्ट्स यूज हुए हैं, जैसे टीचर, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी, पेन, चेयर, कंप्यूटर, वॉच, ये सब एंटिटीज जो है ये ऑब्जेक्ट्स हैं। जब इससे रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उस टाइम जिस पैराडाइम को यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। इसके अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं, जैसे कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, एब्स्ट्रैक्शन होता है, इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है। ये चीजें क्या हैं इसको भी इंशाल्लाह ताला हम बड़ी डीपली देखेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो एग्जीक्यूशन स्टाइल होगा वो बॉटम टू अप होगा, जबकि आपका प्रोसीजर या इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग का जो स्टाइल होगा वो हमेशा टॉप टू डाउन होगा। और जो सबसे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी या जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल को यूज किया था दैट इज कॉल्ड योर सिमुला। इसी तरह आजकल जावा, सी शार्प, सी प्लस प्लस, पाइथन, डार्ट, जितनी भी लेटेस्ट लैंग्वेज है वो सारी की सारी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल को यूज करती हैं। और जो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टाइल है वो है इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग जो ज्यादातर यूज होती है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर आप यूज करते हैं। अभी तक जो हमने जितनी भी बात की दैट इज कॉल्ड योर कंसोल एप्लीकेशन, जो कि आउटपुट जो देती हैं वो आपको ब्लैक स्क्रीन पे देते हैं। जैसे आपके पास CMD ओपन होता है ना, कमांड लाइन इंटरफेस, तो वो आपको हमेशा जो रिजल्ट देगा वो ब्लैक स्क्रीन के अंदर देगा। ऐसी इंटरफेस जिसके अंदर कोई पॉइंटिंग डिवाइस हम यूज कर सके वो आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो आजकल जितने भी इंटरफेसेस आ रहे हैं मेजोरिटी जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप इवेंट जनरेट करवाते हैं। जैसे कि आपने कोई बटन क्लिक किया एक इवेंट जनरेट हुआ, जैसे कि आपने कोई कैरेक्टर कीबोर्ड से लिखा एक इवेंट जनरेट हुआ। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ईच एंड एवरीथिंग को एक इवेंट कह रहे होते हैं, और उस इवेंट को जब आप वाया प्रोग्रामिंग डील करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग स्टाइल को हम कहते हैं इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग स्टाइल। जैसे आप माउस को मूव कर रहे होते हैं, आप कोई भी वैल्यू को डिलीट कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैलकुलेटर है, तो ये सारी एग्जांपल्स जो है वो आपके पास इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग स्टाइल की ही है। इसी तरह आपके पास इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग स्टाइल के अंदर एक और टर्म यूज होती है व्हील प्रोग्रामिंग। ये भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर काम करती है। इसके अंदर आप बटन यूज कर रहे होते हैं, मेन्यू यूज कर रहे होते हैं, आप अपने स्क्रीन को रिसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। यानी कि जो इवेंट ड्राइवन होती है या फिर आपके पास जो व्हील प्रोग्रामिंग स्टाइल होता है उसके अंदर आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं वो हमेशा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर आती है। अब जो लास्ट हमारे पास एग्जांपल आती है दैट इज कॉल्ड योर रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। रिएक्टिव प्रोग्रामिंग जो होती है वो ज्यादातर यूज होती है आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप जैसी कोई चेंजिंग होती है आपके कोड के अंदर वो फौरन जो रिस्पॉन्स होता है वो आपके पास एज ए आउटपुट आपको शो हो रहा होता है। यानी कि इसका जो काम होता है वो रिएक्ट करना होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग रखे। देखिए जो रिएक्टिव प्रोग्रामिंग थी ना वो बड़ा आजकल जो है फेमस स्टाइल है, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन में ज्यादातर वही यूज हो रहा है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आप मल्टीपल टास्किंग बड़ा इजिली कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन जो होता है वो मल्टीपल टास्किंग कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि हम अगर स्टारबक्स से कॉफी का ऑर्डर करते हैं तो जब तक वो कॉफी हमारे घर तक डिलीवर नहीं हो जाती तो आप बिल्कुल स्टैचू बनकर नहीं बैठे रहते या खड़े रहते, आप कोई ना कोई काम करते हैं, आप मल्टीपल टास्किंग कर रहे होते हैं। जैसे कॉफी आती है तो देन आप उसको पीते हैं। तो इसी तरह जब भी आप मोबाइल एप्लीकेशन को यूज कर रहे होते हैं तो सपोज करें कि आप ब्राउजर पे जाके कोई चीज डाउनलोडिंग करते हैं, तो जैसे ही आपकी कोई चीज डाउनलोड हो रही होती है तो आप उसकी डाउनलोडिंग का सिर्फ वेट नहीं करते रहते, बल्कि आप क्या करते हैं, आप फेसबुक भी यूज कर रहे होते हैं, आप ट्विटर भी यूज कर लेते हैं। जैसे ही वो डाउनलोडिंग कंप्लीट होती है देन आप दोबारा उसी चीज को, जिस चीज को आपने डाउनलोड किया होता है, उसको असेस कर लेते हैं। यानी कि फॉरन रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज योर ऑब्जर्वेबल्स एंड द सेकंड वन इज योर ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्वेबल्स वो होते हैं जो आपका डाटा जनरेट करते हैं या इवेंट जनरेट करते हैं। ऑब्जर्वर वो होते हैं जो आपके उस डाटा के ऊपर कोई ना कोई एक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, यहाँ पर क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट, एक डाटा जो है वो जनरेट हुआ, यहाँ पर उसको मैनेज किया गया, उस डाटा को कॉन्करेंसी थी, मतलब कि एक वक्त में आप मल्टीपल टास्किंग परफॉर्म कर रहे हैं और एट द एंड आपने उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करके कोई ना कोई रिजल्ट दे दिया। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहाँ पर ऐसे। तो जो आपका वेरिएबल्स होते हैं ए और बी, ये जो डाटा जनरेट कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जर्वेबल्स, और जो आपके पास सी है जिसके अंदर आउटपुट आप ले रहे हो दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जर्वर, जो कि ऑब्जर्व करता रहेगा कि जैसे सी की वैल्यू चेंज होगी आप उसी के मुताबिक आउटपुट चेंज कर लोगे। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपने यूट्यूब ओपन किया हुआ है और उसमें कोई डाउनलोडिंग स्टार्ट की हुई है, उसी वक्त आप फेसबुक ओपन करते हो
तो जैसे ही चेंजिंग हुई आपका कोड जो होगा वो फेसबुक वाले कोड में चला जाएगा और फेसबुक वाला डाटा आपके सामने शो हो जाएगा। इसी तरह दोबारा अगर आप यूट्यूब को ओपन करना चाहोगे तो फौरन चेंजिंग आएगी, यानी कि आपने कोई चीज चेंज करने की कोशिश की, जैसे ही आपने कोई चीज चेंज करने की कोशिश की उसके ऊपर रिएक्शन हुआ, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग ने फौरन एक्ट किया और आपको यूट्यूब वाला कोड दोबारा एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले करवा दिया। तो दैट इज द यूज ऑफ योर रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। आज के लेक्चर में जो चीजें हमने देखी हैं वो था हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, फिर हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स देखे थे। हमने एक एक पैराडाइम को बड़ा डीपली पढ़ने की कोशिश की थी, जिसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट मैंने वक्त से पहले आपको बताने की कोशिश की है, जो कि काफी हद तक आपके लिए कॉम्प्लेक्स जरूर होंगे, लेकिन उनके लिए नहीं जिन्होंने ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ रखी हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं जिस टॉपिक के हवाले से बात करूंगा वो होगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर, और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मेरा इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू होगी आप सबसे। आपके लिए आप मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।